तो अब हम मूव करते हैं अपनी नई प्रॉपर्टी की तरफ, और नई प्रॉपर्टी हमारी है कौन सी भाई, अभी लिस्ट हमने देखी थी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ओके, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, हमने प्रॉपर्टी अब डिस्कस करनी है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है अभी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सही, यानी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के सही गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करवाना चाहते हैं, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्योंकि हमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमें पता है कि भाई जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सही, तो उससे क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को गेन करके लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। सही, अब अगर ऊपर कोई ऑर्बिट ही ना हो या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एटम से ही आउट हो जाए, सही, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। जैसे भी फॉर सपोज कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, सही, इसका न्यूक्लियस आ गया और ये इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दूँ। सही, अब ये इसका आखिरी शेल है, बैलेंस शेल है। अब इसका बैलेंस शेल का मतलब है कि इससे ऊपर तो कोई शेल मौजूद नहीं होगा। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इस एटम को सही क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। क्या प्रोवाइड करता हूँ, हीट एनर्जी। अगर मैं इसको प्रोवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये एनर्जी को गेन करेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो अपनी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का ये बिहेवियर है कि जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, जंप करेगा। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ जंप करेगा, ये देखेगा भाई ऊपर तो कोई शेल है ही नहीं, तो ये कहाँ आ गया भाई, ये तो बाहर आ गया अपने एटम से। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, सही, ये अपने जो एटम है उसमें से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाहर हो जाएगा। सही, अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है, सही, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, सही, ये अपने एटम से क्या हो गया, बाहर हो गया, अपने एटम से इजेक्ट हो गया। सही है, तो ये एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी भाई, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे जो लफ्ज है आयोनाइजेशन, सही, ये आइन से लिया गया है। तो जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, सो दे इट फॉर्म आइन, तो वो क्या फॉर्म करता है, आइन फॉर्म करता है। एंड आइन इज अ चार्ज पार्टिकल। सही, वो क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक एटम जो है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है। सही, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। सही, अब अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करा लेंगे, बाहर निकाल देंगे, सही, तो क्या होगा कि उसमें से नेगेटिव चार्ज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही, और जो हमारे पास एटम है, सही, उसके ऊपर खुद ब खुद क्या चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एटम, सही, अगर कोई भी एटम जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सही, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, +2 का चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3 का चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से एटम जो है वो एक चार्ज पार्टिकल बन जाता है, और चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं उसको आइन। सही, तो इसलिए हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जब जंप करके बाहर आ जाता है, सही, तो ये जो पीछे एटम बचता है ये क्या बन जाता है, एक आइन बन जाता है। इसीलिए हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो इन द सिंपल वर्ड, कि अगर हम किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें
और वो एनर्जी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद से क्या कर जाए, ऊपर की तरफ अगर जंप कर जाए और एटम से बाहर आ जाए, इजेक्ट हो जाए, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सही, यहाँ पे पिक्चर में भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई ये हमारे पास एक एटम है, सही, इसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, सही, तो ये एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो जल्दी से इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से बच्चों पूछ लो, और फिर जो है वो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसका ग्रुप में और पीरियड में पैटर्न को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से पूछ लें। ओके, नंबर वाइज कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड। सुनैना फरीद, आपका कोई क्वेश्चन, एनीवन? ओके ओके, सुनैना फरीद, ठीक है, ओके, इसको एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, उमर बोल रहे हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा और कोई बच्चा, कोई क्वेश्चन? ओके, आयजा तंजील, ओके, आपके समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। चले भाई, उमर बोल रहे हैं भाई, एक दफ़ा सर, एक दफ़ा रिपीट कर दें, ठीक है, तो इसको रिपीट कर देते हैं बेटा। उमर, अब देखें उमर, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का एक बिहेवियर जो है वो पिछले चैप्टर के अंदर समझा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी तरीके से एनर्जी को गेन कर लेता है, सही, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस जो है वो बढ़ जाती है, तो वो हमेशा लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है। अब अगर समहाउ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल, अब आखिरी शेल के बाहर तो कोई शेल नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में मौजूद है और अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें और ये इलेक्ट्रॉन हीट गेन करने पे जो है वो अपने एटम से बाहर आ जाए, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जंप करेगा ऊपर तो कोई शेल होगा ही नहीं, सही, क्योंकि ये खुद अपने आखिरी शेल में मौजूद है, सही। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये एटम से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एटम से बाहर आ जाएगा, सही। तो ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए, ये एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन का लफ्ज यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं, सही, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, सही। और चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, सही। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से एटम बन जाता है आयन, दैट इज व्हाई दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा उमर, और कोई क्वेश्चन? उमर समझ में आ गया आपके? ओके, गुड, वेरी गुड, सही है। चलें अब हम देखते हैं कि भाई इसका ग्रुप और पीरियड के अंदर क्या पैटर्न है। ठीक है, तो भाई अभी हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, आयनाइजेशन एनर्जी है, सही है, वो किसके वजह से होती है कि भाई जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसका पैटर्न देखें, सही है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सही है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, सही। अब ये सर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, सही, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अभी हमने पीछे देखा था ना कि भाई जब हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ यानी कि फ्रैंक्शियम सीजियम तक मूव कर रहे थे तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, सही। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास फॉर सपोज एक छोटा एटम है, सही है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है और जो इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी करीब होंगे, सही, क्या होंगे, काफ़ी करीब होंगे, सही है। तो चूंकि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब करीब करीब होंगे तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि मैग्नेट्स में हम देखते हैं ना कि अगर मैग्नेट्स को हम करीब लेके आ जाएं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपस में चिपक जाते हैं, सही है, उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, सही है। तो इसी तरीके से जब न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करीब होगा, सही, तो उस वक्त उसकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है अपने इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होगी, सही।
लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाने की वजह से होता ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है और जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान जो फासला है वो काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फासला बढ़ जाने की वजह से सही यहाँ पे जो इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही। अब यहाँ पे अगर हम देखें भाई कि इसको अगर हमने जो है वो इजेक्ट करवाना है तो इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको अगर हमने इजेक्ट करवाना है तो इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफी करीब है, सही है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी करीब है, तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को हाई फोर्स के साथ पकड़ के रखा हुआ है, सही। तो इसको यहां से बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, सही, काफी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफी करीब है, इसी वजह से इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को हाई फोर्स के साथ पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर हमने इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाना है तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि अगर हाइड्रोजन, सही है, जो कि सबसे छोटा है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने बाहर निकालना है, सही, तो उसको हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बनिस्बत है इस ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं, यानी कि सीजियम पे फॉर सपोज, तो सीजियम का जो एटम है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो काफी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमें काफी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, सही है, चूंकि उसका साइज छोटा होता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी क्या होता है, करीब होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और उस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए फिर हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जबकि हम अगर नीचे की तरफ जाएं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसको यहां से बाहर निकालने के लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो इसी वजह से हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, लिथियम के लिए उससे कम, सही, सोडियम के लिए उससे कम, पोटेशियम के लिए उससे भी कम, रुबिडियम के लिए उससे भी कम, सीजियम के लिए उससे भी कम, फ्रेंशियम के लिए सबसे कम, सही। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। हाँ हाँ हाँ, निकल जाता है भाई, हाइड्रोजन से भी निकल जाता है, ठीक है। तो भाई ये आपको ग्रुप का पैटर्न समझ में आया, सही है एनी स्टूडेंट? तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप के पैटर्न को ऑब्जर्व करें, सही है, तो हमें क्या दिख रहा है भाई कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम मूव करते हैं इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, अगर हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसका रीजन हमने पहले एटॉमिक रेडियस के अंदर भी ये देखा था कि भाई जो पीरियड होता है ना, पीरियड, उसके अंदर हमारे पास जो शेल है वो सेम रहता है। जैसे कि अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास हाइड्रोजन है, सही, और फिर इसके बाद यहाँ पे हीलियम है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो हाइड्रोजन है, सही, हाइड्रोजन जो है इसका आखिरी शेल फर्स्ट शेल होता है, हीलियम का आखिरी शेल भी फर्स्ट शेल होता है। इसी तरीके से दूसरा पीरियड की अगर हम बात करें, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो शेल है वो सेम रहता है, यानी कि इनका जो शेल है वो दूसरा शेल होगा, इनका जो शेल है वो तीसरा ही शेल होगा, सबका तीसरा होगा। लेकिन बस इसमें होता क्या रहेगा कि भाई हमारे पास क्या नाम है, अगर हम फॉर सपोज फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, सॉरी सेकंड पीरियड की बात करते हैं, सही, लिथियम वाले, तो लिथियम में, बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, सही, इससे आगे अगर हम जाएं,
सही, तो सब में शेल तो सेम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो फिर जो प्रोटॉन है उसकी तादाद बढ़ेगी। अब प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा फोर्स के जरिए अपने करीब करता जाएगा। सही है, तो लिथियम में इतने ज्यादा प्रोटॉन नहीं होते, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। सही है, लेकिन जो बेरिलियम है, सही है, इसमें कितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं भाई? 4, बढ़ गया। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो इसके जो न्यूक्लियस है वो लिथियम से स्ट्रांग होगा, यानी कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत के साथ अपने से जोड़े रखेगा। अब बेरिलियम से अगर हम बोरॉन की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो हो गया 5, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, यानी कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ करीब करके रखेगा। फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे आते जा रहे हैं तो हमारा जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और प्रोटॉन नंबर बढ़ने से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फुल ताकत के साथ अपने करीब करता जाएगा, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो चूंकि लिथियम में हमारे पास प्रोटॉन जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सिर्फ कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, तो हमें यहाँ पे कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन बेरिलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि बढ़ जाते हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सही है, बोरॉन में उससे ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कार्बन में उससे भी ज्यादा, नाइट्रोजन में उससे भी ज्यादा, सही है, ऑक्सीजन में उससे भी ज्यादा। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते रहेंगे, और प्रोटॉन के बढ़ने से होगा क्या कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता रहेगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतने ही फोर्स के साथ अपने करीब करता रहेगा, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो और भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। हाँ, शेल तो हमारे पास वो दूसरा आएगा, क्योंकि भाई ये तो पीरियड की हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा है ना कि भाई पीरियड में जो शेल है वो तो सेम ही रहता है। तो अगर लिथियम का शेल दूसरा है तो बेरिलियम का भी दूसरा ही होगा, बोरॉन का भी दूसरा होगा, कार्बन का एंड सो ऑन। सही है, तो सबका दूसरा ही होगा। ठीक है, तो शेल सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद है वो बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से उनकी जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती रहेगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही, तो जैसे जैसे कि प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी पीरियड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे? सही है, तो जल्दी से इसके ग्रुप में, सही, ग्रुप पैटर्न के अंदर और क्या नाम है इसके पीरियड के पैटर्न के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। सही है, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। शाबाश। अच्छा, उमर क्लियर हो गया, वेरी गुड। असम परवेज ओके ओके भाई, और भी अच्छे जल्दी जल्दी बता दें भाई, ताकि फिर मैं स्लाइड को चेंज कर दूं।